हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक प्लस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है हर किसी ऑब्जेक्ट की, जो फोर्स जो उस पर अप्लाई करेंगे हम वो उसको अपोज करे, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वो फोर्स को ज़्यादा अपोज करेगा। फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, एक ए है दूसरा बी है, 70 kg का है 20 kg का है। ए पे जो फोर्स जो है सेम लग रहा है, जो ए वाला है इसका मास ज़्यादा है, दैट मीन्स इसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ये अपोज ज़्यादा करेगा फोर्स को ज़्यादा टाइम तक। बी का मास कम है, बी का मास जब कम है तो ये इनर्शिया भी इसका कम होगा, इनर्शिया जब कम होगा अपोज कम करेगा फोर्स को। ये जो इनर्शिया है ये किसने दिया है? गैलीलियो गैलीली, जो साइंस का फादर भी है। एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, डस्ट कमिंग आउट फ्रॉम ब्लैंकेट व्हेन बीटन। ठीक है, फिर मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू मूविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। एग्जाम्पल मैंने दी थी, रोलिंग बॉल विल कीप रोलिंग अंटिल फ्रिक्शन और अनदर फोर्स स्लोज इट डाउन। जब तक ना फ्रिक्शन या कोई और फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगे तब तक बॉल नहीं रुकेगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट इवन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एग्जाम्पल क्या थी? A car will not move unless the engine applies a force to the wheels. Inertia of direction, tendency of object to maintain its direction of motion unless acted upon by an external force. Example क्या दी थी मैंने? Object moving in a straight line will continue to move in that same direction unless force is applied. Object जो है वो उसी दिशा में चलेगी जब तक ना उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तब तक उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, और प्रोबेबली इस टॉपिक का फोर्स एंड लॉज जो है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है रहने वाला है आज ही, तो आप सोच समझ के ये ध्यान से पढ़ना ताकि आपको सब समझ आए। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो है, आपको हेडिंग से ही पता चली होगी, फोर्स तो हमने पढ़ा, उसके बाद क्या है हेडिंग? लॉज ऑफ मोशन। दैट मीन्स हमको आज पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज होते हैं? 3 लॉज होते हैं बेसिकली, सभी को पता होगा। तीन लॉज होते हैं। पहला लॉ जो है, पहला नियम हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या मैं सीधे ही लिखूंगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन साहब ने क्या कहा था फर्स्ट लॉ में? मैं पहले स्टेटमेंट ही लिखूंगा, स्टेटमेंट में लिखूंगा जो ये लॉ है इसको हम, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। जो ये लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आई होप कि इस हैंड राइटिंग से आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग, आपको खुद पता चलेगा कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा।
According to this law, if any object is in motion, any object is in motion or rest, then it will continue in same state until external force is not applied. Force is not applied on it. स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो या रेस्ट में हो तो वो उसी दिशा में रहने की कोशिश करेगा जब तक ना उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर सकें। यही मैंने बोला था आपको इनर्शिया में भी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक ना उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट रुका सके। या रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक ना उस पर एक एक्सटर्नल एजेंट जो है वो अपना फोर्स जो है वो उस पर लगाए ताकि वो मोशन में आ जाए। आई होप कि आपको ये पहला लॉ जो है ये आपको समझ आया होगा। अगर मैं एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे, एग्जांपल मैं लिखूंगा बुक लाइंग ऑन ए टेबल। एक किताब है वो टेबल पे है, किस में है, रेस्ट में है। वो तब तक रेस्ट में रहना चाहेगी, वो रेस्ट में रहना ही चाहेगी जब तक ना उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स या हमारा हाथ जो है उस पर काम ना करे, तब तक वो रेस्ट में रहना चाहेगी। दूसरे एग्जांपल में अगर लिखूं, मैं लिखूंगा साइकिल, कार, मूविंग ऑन ए रोड। कार मूविंग ऑन ए रोड ये मोशन में है और ये जो कार है ये मोशन में ही रहना चाहती है जब तक ना इस पर एक एक्सटर्नल एजेंट जो है वो अप्लाई फोर्स करे या कि इंजन या कुछ और जिससे ये रुक सके। यहाँ तक आपको समझ आया होगा तो मैं आगे चलने की कोशिश कर सकता हूँ। आई होप आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो है एक टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वो टॉपिक लगता है इसलिए हमें पढ़ना है मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ेंगे, मोमेंटम क्या होता है ध्यान दीजिए। मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा। डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट हम करते हैं, हम इसको एक अल्फ़ाबेट से पी से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किस किस के बीच में प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी के बीच में।
अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं, p जो मैंने मोमेंटम ऊपर लिखा इज़ इक्वल टू मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से, दैट मीन्स मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है m इंटू v। जैसे कि आप देख सकते हो ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाली है, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मोमेंटम होता है असल में क्या होता है, ये होता है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। यहाँ पे लिखूँगा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स पे क्या असर पड़ता है उसी को हम फोर्स से क्या असर पड़ता है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ये मैं कैसे समझाऊंगा आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ उसको मैं बोलूँगा चोट लगना। चोट लगना क्या होता है, फिज़िक्स पढ़ते हैं तो मैंने क्यों बोला चोट लगना, तो समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कार है और ये दूसरी कार है, ये चल रहे हैं रोड पे। ठीक है, ये दोनों कार जो है ये रोड पे चल रही हैं। बीच में एक बच्चा जो है चल रहा है। ये एक बच्चा है जो बीच में चल रहा है। ठीक है, बीच में जो बच्चा है ये चल रहा है। ये जो कार है फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मास मैंने लिया 50 kg, और जो ये कार है इसका मास मैंने लिया 100 kg। दैट मीन्स ये जो कार है इसको मैं ए कार बोलूँगा, इसको मैं बी कार बोलूँगा। ए कार का मास ज़्यादा है, बी कार का ए कार का मास कम है, बी कार का मास 100 kg है, ज़्यादा है। ए कार की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है फॉर एग्ज़ाम्पल। बी कार की जो वेलोसिटी है वो इस दिशा में है, वो भी 20 मीटर ही है। वेलोसिटी दैट मीन्स वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी जो है सेम है। मास क्या है, मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम है। अगर मैं आपको बोलूँ एक कार जो है इसने इस बच्चे को भी, या सी में बोलूँगा, इस बच्चे को सी को इसने इसके साथ कोलिजन हो गया और बी को भी इसके साथ कोलिजन हो गया। सबसे ज़्यादा चोट जो है वो किससे लगेगी, अगर मैं आपको यही बोलूँ सबसे ज़्यादा चोट किससे लगेगी, जिसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा हो। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पे चोट लगना लिखा वो मैंने सही लिखा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सेम है। दैट मीन्स मोमेंटम किसके बराबर होगा, मास के बराबर। दैट मीन्स मोमेंटम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, जिसका मास जो है ज़्यादा होगा, मास अगर ज़्यादा होगा मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम जब ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या है, चोट लगना ज़्यादा होगी। मास किसका ज़्यादा होगा, बी का मास ज़्यादा है। दैट मीन्स बी से जो है, बी से इस बच्चे को ज़्यादा चोट लगेगी एज़ कम्पेयर टू ए। आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल है ये समझ आई होगी। अगर मैं आपको दूसरी तरीके भी समझाऊंगा, दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। यही दो कार्स है, ये एक कार है और ये दूसरी कार है। ठीक है, ये एक कार है, ये दूसरी कार है। ये भी यहाँ पे एक बच्चा है, यही बच्चा है जो अभी था, यही बच्चा है। ये सी से मैं इसको बोलूँगा, इस बच्चे को। इस कार को मैं कार ए बोलूँगा, इस कार को मैं कार बी बोलूँगा। इस कार का मास मैंने रखा फॉर एग्ज़ाम्पल 50 kg। ठीक है, इस कार का भी मास मैंने रखा 50 kg। ठीक है, दैट मीन्स मास क्या है, अभी मास जो है मास अभी सेम है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैंने अभी नहीं रखी, इसकी वेलोसिटी मैंने रखी 50 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेलोसिटी मैंने रखी इस दिशा में 30 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स वेलोसिटी जो है डिफरेंट है। अभी अलग कंडीशन है, ऊपर जो है वो अलग कंडीशन थी, ऊपर मास डिफरेंट थे, वेलोसिटी सेम थी। यहाँ पे मास सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है,
दैट मीन्स मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी क्या है, अभी मास सेम है, दैट मीन्स मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, अभी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी अभी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, उतना ज़्यादा मोमेंटम मतलब उतना ज़्यादा चोट लगेगी जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स ए की वजह से जो बच्चा है इसको ज़्यादा चोट लगेगी कंपेयर टू बी, क्योंकि बी की वेलोसिटी जो है वो कम है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी अभी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा उतनी चोट ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी, यहाँ पे मास की कंडीशन थी। मास जितना ज़्यादा था उतना मोमेंटम ज़्यादा था। जब मोमेंटम ज़्यादा था तब क्या था, तब चोट ज़्यादा लगेगी। किसकी वजह से, मास जिसका ज़्यादा होता। दैट मीन्स मोमेंटम जो है, मोमेंटम मैं ऐसे भी लिखूँगा। आई होप कि आपको जो ये मोमेंटम है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये भी आपको समझ आया होगा कि इसको हम चोट लगना क्यों कहते हैं। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन किस किस के पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैं बोलूँगा, अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ, यूनिट में लिखूँगा यहाँ पे ऐसा यूनिट, इसकी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ऐसा यूनिट्स ही लिखूँगा यहाँ पे, यूनिट्स यूनिट यूनिट यूनिट्स यूनिट्स क्या है। अगर मैं ऐसा यूनिट की ही बात करूँ, ऐसा यूनिट की ही बात करूँगा मैं यहाँ पे, एस आई यूनिट की ही बात करूँगा मैं, क्योंकि मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, P इज़ इक्वल टू मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स मोमेंटम का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये जो मोमेंटम है, एक और बात, ये जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के बीच में होता है। जो कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है खुद, इसलिए मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है समझ आया होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पोज करता हूँ, यहाँ पे मोमेंटम पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। स्टोन अटेन्स है, स्टोन का जो मोमेंटम है कितना है दिया गया है। स्टोन अटेन्स है मोमेंटम ऑफ कितना है, 1 kg मीटर पर सेकंड when it flies। इसको हम फेंक देते हैं, फ्लाइज विद अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं इसको, विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इसको हम वेलोसिटी देते हैं। हमें क्या बोलना है, देन व्हाट इज़ द मास ऑफ स्टोन। हमें मास ऑफ स्टोन जो है, जो हमने फेंकी थी पत्थर, उसका हमें मास निकालना है, कितना होगा वही निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने एंड पे जो है आप सॉल्व कर सकते हो, फिर आप जो है आप सॉल्यूशन फिर बाद में देखना। स्टोन का मोमेंटम कितना दिया है, दैट मीन्स P दिया है, कितना दिया है, 1 kg मीटर पर सेकंड। इट फ्लाइज विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी दी है, V दिया है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मास निकालना है M, ऐसे ही रखो। आपको पता है मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होता है। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, वेलोसिटी को यहाँ लाओ, डिवाइड में आएगा, दैट मीन्स P डिवाइडेड बाई V। मोमेंटम कितना है, 1 kg मीटर पर सेकंड, डिवाइड वेलोसिटी कितना है, 2 है।
किन में आएगा, केजीज में आएगा, क्योंकि मोमेंटम भी केजीज में है। मास कितना निकला हमें 1/2 कितना होता है 0.5 केजी जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं बट राइट ऑप्शन यही होगा, जो ऑप्शंस में होगा राइट ऑप्शन यही होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ में यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ रहने वाला है। एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको क्वेश्चन आएगा लॉज ऑफ मोशन में वो यही से आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है। ये क्या बोलता है, ये जो सीधे बोल रहा है, ये जो फोर्स होता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम के बराबर कैसे आप बोलोगे ये चेंज इन मोमेंटम जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर। दैट मीन चेंज इन मोमेंटम जब होगा चेंज इन मोमेंटम, अगर आप इसको इंक्रीज़ करोगे फोर्स जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हो दैट मीन चेंज इन मोमेंटम जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बोलूँगा। मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था, P = m/v। मोमेंटम कब होगा, मोमेंटम कब बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा दैट मीन मास बढ़ गया है, वेलोसिटी बढ़ गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है दैट मीन्स फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक कार थी, ये भी एक कार थी, ये भी कार थी। इस वजह से, इस कार की वजह से इस बच्चे को 100 kg की कार थी, ये 50 kg की थी। इस कार से भी इस बच्चे को जो है वो कोलिजन हो गया, इस कार से भी हो गया, वेलोसिटी जो है सेम थी। तो आप मुझे बता सकते हो कि मोमेंटम किससे ज़्यादा होगा। मोमेंटम उसी से ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। ए से ज़्यादा मोमेंटम होगा, दैट मीन्स ए जो है, ए ने फोर्स जो है फोर्स ज़्यादा लगाया है। जब आप किसी चीज़ पे फोर्स ज़्यादा लगाते हो दैट मीन्स आप चेंज इन मोमेंटम जो है वो बढ़ा रहे हो। जब आप चेंज इन मोमेंटम बढ़ा रहे हो दैट मीन्स या तो मास की वजह से बढ़ रहा है या तो वेलोसिटी की वजह से बढ़ रहा है। आई होप कि आपको ये जो है ये नियम ये आपको समझ आया होगा। उतनी ख़ास बात नहीं है इसमें बट ये इम्पोर्टेंट रूल रहता है। बट चेंज इन मोमेंटम जो है ये किसके साथ रहता है, ये टाइम के साथ रहता है। टाइम के अलावा विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं लिखूँगा यहाँ पे। टाइम के साथ साथ ही मोमेंटम चेंज जो है वो होता है, वरना में चेंज इन मोमेंटम जो है वो नहीं होता। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं F से डिनोट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज को हम फिज़िक्स में डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल्टा। डेल्टा को हम फिज़िक्स में क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। इसलिए मैंने चेंज के बदले क्या लिखा, डेल्टा लिखा। मोमेंटम के बदले मैंने पहले ही बोला आपको, मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, P से करते हैं। डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाई T। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। डिवाइड बाई T मैंने क्यों लिखा ये आपको मैं समझाऊंगा अभी, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको ये। अब ध्यान दीजिए, आपने डेल्टा डिवाइड बाई T विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे होता है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे या क्रिकेट देख रहे होंगे या खुद खेलते होंगे, जब बैट्समैन बॉल को जो है वो बैट पे लगती है, अगर वो फील्डर, यहाँ पे फील्डर है, बैट्समैन ने बॉल को खेला तो वो फील्डर के पास पहुंचा, ये कैच था। जब फील्डर के जो हाथ थे वो नीचे लाता है। जब उसके पास कैच आता है वो नीचे लाता है हाथों को, ऊपर वो कैच नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि जब वो नीचे लाता है हाथ दैट मीन्स वो टाइम जो है वो समय बढ़ा रहा है। उसका मतलब जब वो समय बढ़ा रहा है, जब वो बढ़ा रहा है, फोर्स जो है वो घट जाएगा। जब फोर्स घट जाएगा उसको आसानी होगी कैच
पकड़ने में, ठीक है, इसलिए मैंने डिवाइड बाई टी लिखा। उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, जो आपको नहीं पढ़ना है। जब वो टाइम बढ़ाता है तो फोर्स कम लगता है उसके हाथों पे, उसको चोट नहीं आएगी। यही मैंने लिखा है, सेकंड लॉ यही कहता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा और आखिरी नियम किसका? न्यूटन साहब का, थर्ड लॉ। पॉइंट 3 याद रखने इस लॉ में, बस काम ख़त्म, और कुछ नहीं रखना याद। वैसे के वैसे पॉइंट जो है वैसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ क्यों बोलते हैं? जब मैं पहला पॉइंट लिखूँगा तो आपको खुद ब खुद जो है समझ आएगा कि एक्शन रिएक्शन लॉ जो है क्यों कहते हैं। पहला पॉइंट, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर्स। फोर्स जो है वो एग्जिस्ट पेयर करता है, हर कोई फोर्स वो जोड़ी में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि एक फोर्स इसकी जोड़ी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए जो है इसने ऑब्जेक्ट बी पे जो है फोर्स लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ। ये जो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है, थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, थर्ड लॉ बोलता है ऑब्जेक्ट बी जो है इसने भी कुछ फोर्स लगाया होगा ए पे। दैट मीन्स ये जो फोर्स है ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ए ने बी पे एफ फोर्स लगाया, बी ने भी ए पे एफ फोर्स लगाया होगा, ठीक है। दैट मीन्स एफ, ए ने एफ पे लगाया है फोर्स, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव लगाऊंगा, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन को डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव लगाते हैं, वरना मैग्नीट्यूड के हिसाब से नेगेटिव नहीं लगाते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी है। फोर्स जो है हर कोई फोर्स वो जोड़ी में लगता है, यही बोलता है पहला नियम किसका? थर्ड लॉ का। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स magnitude of both force is equal but direction is opposite। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जांपल, ये अर्थ है, ये मैंने यहाँ पे अर्थ बनाया, ये मैंने यहाँ पे बनाया अर्थ, ठीक है। ये मैंने अर्थ बनाया, ये मैंने अर्थ बनाया। जब आप ज़मीन पे यहाँ पे मैंने ये पेन बनाया, ठीक है, ये पेन है, ये पेन है। जब आप पेन को अर्थ से छोड़ते हो वो किसकी तरफ खींचा जाता है? ज़मीन की तरफ, दैट मीन्स अर्थ की तरफ। दैट मीन्स अर्थ ने पेन पे फोर्स लगाया किस दिशा में? नीचे की तरफ लगाया ना, नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल एफ। पहले वाले नियम के हिसाब से क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा पेन ने जो है, पेन ने भी अर्थ पे फोर्स लगाया होगा। डायरेक्शन सेम नहीं होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वही ये भी बोलता है, फोर्स जो है फोर्स सेम होता है। फोर्स ऑन पेन ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑन अर्थ। ज़मीन पे जो
फोर्स लगा किसकी वजह से? पेन पे लगा होगा, बिल्कुल। फोर्स ऑन पेन, पेन पे जो फोर्स लगा अर्थ की वजह से, वो किसके बराबर? बराबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है। दैट मीन्स मैं एक साइड से नेगेटिव लगा सकता हूँ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस लॉ का, ये आपको याद रखना है। जो फोर्स होता है मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, बाकी कुछ नहीं होता। ये जो पॉइंट है ये आपको समझ आया होगा। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, लास्ट पॉइंट, लेट मी कोट लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? बोथ फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर। जो दोनों फोर्सेस होंगे, जो दोनों बॉडीज दोनों फोर्सेस लगाते होंगे, वो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। क्या मतलब है? जो पेन था, पेन ने कौन सा फोर्स लगाया था? पेन ने कौन सा फोर्स लगाया था? या पेन ने, अर्थ ने, सॉरी, अर्थ ने पेन पे कौन सा फोर्स लगाया था? अर्थ ने पेन पे, अर्थ जो है हमेशा हर किसी चीज़ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाता है। क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पेन। अगर अर्थ ने पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, दैट मीन्स पेन जो है, पेन भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाना, पेन जो है, पेन भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो सेम नेचर का होता है। ये नहीं है कि अर्थ ने पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया और पेन ने अर्थ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, कोई न्यूक्लियर फोर्स, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। अगर फोर्सेस होंगे वो सेम नेचर के होंगे, दोनों फोर्स होंगे, दो होंगे, एक नहीं होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी, डायरेक्शन सेम नहीं होगी। ये तीसरा नियम बोलता है किसका? न्यूटन साहब का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूटन साहब बोल रहा है, ठीक है। ये जो है ये टॉपिक ये यहाँ पे ख़त्म होता है, उतना डीप नहीं पढ़ना होता है आपको, सीधा बेसिक सिंपल सिंपल पढ़ते हैं। इसका जो ये आएगा ना मॉक सेट इस टॉपिक का, वो आएगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तब तक आप बेसिक्स पे फोकस कीजिए, थ्योरी पे फोकस कीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत ही ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये टॉपिक हमारा जो है ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उससे पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल जो है, आप अपने यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो हमारे चैनल नोटबुक 329, या आप सर्च करोगे तो हमारी चैनल आपको आगे दिख जाएगी। उसको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होगा इस कंटेंट पे, जो भी कंटेंट होगा उस पर लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।